और आइए सबसे पहले बात करते हैं, कल हमने आपको दिखाया कि कैसे इजराइल हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है, क्योंकि हमास लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। लेकिन आज हम सवाल उसके आगे का उठा रहे हैं, क्या भारत को भी, क्या हिंदुस्तान को भी आतंक के खिलाफ इजराइल का मॉडल अपना लेना चाहिए? जी हां, जिस तरह इजराइल बदला ले रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान को भी बदला लेना चाहिए इजराइल के स्टाइल में। क्योंकि इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए संसद पर हमले की। 2001 में हिंदुस्तान में संसद पर जो हमला हुआ था, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था 2001 में, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया था। 5 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया था। तो क्या इजराइल से सीख लेनी चाहिए? ये देखिए 26/11 हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सवाल यह है कि क्या 26/11 के बाद भी हमें इजराइल स्टाइल में आतंकियों को पाकिस्तान में मार गिराना चाहिए था? न सिर्फ ये तस्वीरें, बल्कि पठानकोट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पठानकोट में भी आतंकियों का बहुत बड़ा हमला हुआ था। 5 आतंकी मारे गए थे और 7 जवान शहीद हुए थे। तो मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, बताने का मकसद यह है कि क्या हिंदुस्तान को ठीक इजराइल की तरह आतंकियों से बदला लेना चाहिए? क्या इजराइल स्टाइल में ही चुन चुन कर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मारना चाहिए? क्योंकि देखिए इजराइल ने क्या किया। हमास की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह हमला हमास ने इजराइल पर किया था। अगर हम एम्बियंस के साथ सुना सके, यह हमला हमास पर इजराइल पर हमास का हमला था। देखिए जरा, रॉकेट्स आप देख रहे हैं, एक के बाद एक रॉकेट दागे गए और इस हमले में बहुत नुकसान हुआ इजराइल को। ये देखिए, ये जो धमाका है, इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इजराइल को बुरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई। बहुत सी जानें वहां गई हैं। इजराइल का कहना है कि इस हमले में सिर्फ जानें इसलिए नहीं गई क्योंकि हमने अपने लोगों को बचाया है, हमने ज्यादातर जो हमास के अटैक्स थे उन्हें नाकाम किया है। लेकिन क्या इजराइल ने इसके बाद जो जवाब दिया है, इजराइल ने जो हमास को जवाब दिया है, ठीक उसी तरह क्या हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को जवाब देना चाहिए? देखिए जरा इजराइल का जवाब देखिए। इजराइल के ऊपर जैसे ही हमला हुआ, उसके बाद इजरायली एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और चुन चुन कर हमास में के जो ठिकाने थे, जो कैंप्स थे, जो हेडक्वार्टर्स थे, जो उनके बैंक्स थे, जो उनके खुफिया विभाग थे, जो टनल थी, उन्हें उड़ा दिया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रही हैं कि किस तरह बदला लिया। ये देखिए, बिल्डिंग उड़ा दी, ये हमास की बिल्डिंग थी। बाकायदा उन्हें स्पॉट करके, ये देखिए जो आप देख रहे हैं, पूरा रिहायशी इलाका और बीच में एक बिल्डिंग आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ, यानी बाकायदा टारगेट सेट किए गए, उसके बाद हमला किया गया। क्या पाकिस्तान पर भी हिंदुस्तान को इसी तरह से हमला करने की जरूरत है? ये इजराइल ने जो हमास पर अटैक किए, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाएंगे। दिखाने का सिर्फ मकसद ये है, क्या हमें भी आतंकवाद से ऐसे ही निपटने की जरूरत है? क्या इजराइल मॉडल अपनाना होगा हिंदुस्तान को भी? क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुलवामा का हमला। पुलवामा में अटैक हुआ, पुलवामा के अटैक की तस्वीरें, 14 फरवरी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं 2019 की। 40 जवान हमारे शहीद हुए इस पुलवामा हमले में। और इसके बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने इस हमले को जो अंजाम दिया था। लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान रुका नहीं। आपको याद होगा, पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की और जवाब दिया पाकिस्तान को। लेकिन क्या आगे भी इजराइल के मॉडल को अपनाना होगा? देखिए जरा तस्वीरें, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हिंदुस्तान से लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद टारगेट सेट करके आतंकी कैंप को पहली बार एलओसी के अंदर जाकर, पहली बार मैं आपको बताऊं, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये देखिए, टारगेट सेट किया गया बालाकोट में और उसके बाद 2019 में एलओसी क्रॉस करके, और देखिए उसके बाद 26 फरवरी को, यानी 14 फरवरी को पुलवामा हुआ और 26 फरवरी को बालाकोट हुआ। 2 हफ्ते में हमने पलटवार करते हुए जवाब दिया था पाकिस्तान को। तो क्या यही मॉडल अपनाने की जरूरत है? क्या यही मॉडल अपनाना होगा? आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे हमास के जो आतंकी हैं, जैसे पाकिस्तान में आतंकी लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे ही हमास के आतंकी फिलिस्तीनियों के बीच में रहते हैं। देखिए जरा, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है टनल, ये सुरंग है,
इस सुरंग में दरअसल छिपे होते हैं हमास के आतंकी। और इस सुरंग के नजदीक देखिए, ये किंडरगार्टन यानी बच्चों का स्कूल, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल, और उसके ठीक बगल में मस्जिद है। यह दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि हमास के आतंकी जो हैं, ये फिलिस्तीन में लोगों के बीच में रिहायशी इलाकों में अपने दफ्तर बनाते हैं, अपना खुफिया ठिकाने। जरा दूरी देखिए, सिर्फ 95 फीट की दूरी है, यानी सुरंग से और स्कूल की दूरी 95 फीट है। मस्जिद की दूरी लगभग मैं आपको दिखाऊं तो 60 मीटर के आसपास है। यानी ये दरअसल लोगों के बीच में रहते हैं, और इसलिए इजराइल जब टारगेट करता है तो कई बार वो टारगेट रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों तक भी होता है। लेकिन उसके बाद देखिए इस टनल को कैसे ध्वस्त कर दिया, कैसे उड़ा दिया, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाकायदा एयरक्राफ्ट में पूरे हथियार लगाए गए, हथियारों को लगाकर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, और उसके बाद बॉम्ब देखिए गिराए, और देखिए उसके बाद धमाका हुआ, और पूरा जो वो टनल था वो अपने आप में नस्तो नाबूद हो गया, पूरा टनल ध्वस्त हो गया। इजराइल ने चुनकर उस टनल को खत्म कर दिया है। ये तब संभव हुआ जब दरअसल इजराइल के पास खास टारगेट थे, यानी वो टारगेट इजराइल के पास थे जो मैंने आपको बताया। लेकिन मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, मेरा बताने का मकसद ये था कि हमास के जो आतंकी हैं वो फिलिस्तीनियों के बीच में रह रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, हाफिज सईद पाकिस्तान में लोगों के बीच रिहायशी इलाकों में रहते हैं, खुलेआम घूमते हैं, और खुद आतंकी संगठन के सरगना है, सर्वे सर्वा है। और पाकिस्तान में तो हालत यह है कि हाफिज सईद जैसे आतंकी चुनाव भी लड़ते हैं। यह बात अलग है कि चुनाव हार गए हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जैसे हमास को घुसकर इजराइल सबक सिखा रहा है, हिंदुस्तान को भी क्या ऐसे ही सबक सिखाना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या भारत को भी पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ यही इजराइल मॉडल अपनाना होगा। देखिए रिपोर्ट। यह सुपर पावर इजराइल का स्टाइल है। दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देता इजराइल। दुश्मनों के घर में घुसकर वार करता है इजराइल। दुश्मनों की हर चाल को पहले से भांपकर पलटवार करता है इजराइल। हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन ऑल आउट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इजराइल मॉडल से होगा आतंक का खात्मा? क्या आतंकिस्तान के खिलाफ यही फॉर्मूला चलेगा? क्या इजरायली तरीके से ही सुधरेगा पाकिस्तान? दरअसल जिस तरह इजराइल के लिए हमास अक्सर मुश्किलें पैदा करता है, ठीक उसी तरह भारत को भी आतंकी घुसपैठ, सीज फायर और आतंकी हमले का सामना करना पड़ता है। हाल के दिनों में भारत ने आतंकी हमलों का करारा जवाब भी दिया है। दुश्मन देश के घर में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से आए दिन भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची जाती है। सीज फायर से लेकर आतंकियों को सीमा पार भेजा जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल मॉडल से ही आतंकवाद का संपूर्ण सफाया हो सकता है? और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि हमास है क्या। दरअसल हमास कौन सी बला, ये आपको बताएं। हमास का मकसद क्या है? बहुत जरूरी है कि फिलिस्तीन और हमास में फर्क समझना होगा। हमास आतंकी संगठन है जो कि फिलिस्तीन में सक्रिय है। जी हां, दरअसल हमास का मकसद क्या है ये मैं आपको बताता हूं। हमास का मकसद है इस्लामिक राज स्थापित करना, चरमपंथी और कट्टरवादी राज स्थापित करना। यह मकसद है फिलिस्तीन के अंदर। बाकायदा वहां उदारवादी धड़े हैं, लेकिन चरमपंथी धड़ा है
खुद हमास, जिसका मकसद है इस्लामी राज स्थापित करना। आइए आपको बताते हैं, बाकायदा हमास को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। जी हां, हमास पर पाबंदी लगाई है अमेरिका ने। सुपर पावर अमेरिका ने हमास को बैन किया हुआ है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा ने भी हमास पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यूरोपीय संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ने भी हमास को बैन किया हुआ है। जापान ने भी हमास को आतंकी संगठन घोषित किया है। अब आप समझ सकते हैं, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया। इजराइल भी उसमें शामिल है। इजराइल ने भी हमास को आतंकी संगठन घोषित किया है। यह बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप समझिए, ऐसे ही आतंकी संगठन पाकिस्तान में भी है जो भारत में दहशत फैलाते हैं। तो सवाल यह है, इन्हें भी उसी स्टाइल में जवाब दिया जाए जैसे हमास को इजराइल दे रहा है। आपको दिखाते हैं हमास कर क्या रहा है। देखिए, हमास मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, आतंकी संगठन घोषित किया है लश्कर तैयबा ने। इससे पहले तस्वीरें थी, अगर वो तस्वीरें हम आपको दिखा सकें कि हमास क्या कर रहा है। आतंकी संगठन घोषित किया लश्कर तैयबा को अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र। ये जो मैंने दिखाया, हमास की बात मैंने आपको बताई, हमास आतंकी संगठन है। उसी तरह से पाकिस्तान में लश्कर तैयबा है, उसका सरगना हाफिज सईद है। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने इसे भी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है जैसे हमास को किया है। इसके अलावा दूसरा प्लेट में अगर आपको दिखाऊं, जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। तो जैसे इजराइल निपट रहा है हमास से, हिजबुल मुजाहिदीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन खुद यूनाइटेड नेशंस यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने घोषित किया हुआ है आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को। लेकिन सवाल यह है कि हमास जो कर रहा है उसका बदला तो इजराइल ले रहा है, लेकिन इन आतंकी संगठनों ने जो कुछ किया है उसका बदला हिंदुस्तान कब और कैसे लेगा? क्या इजराइल का तरीका ही अपनाना होगा हिंदुस्तान को? हमास क्या कर रहा है देखिए जरा। इजराइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहां हमास की तरफ से मिसाइल दागी गई, रॉकेट्स दागे गए। उसके बाद देखिए पूरी गाड़ी में आग लग गई, पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें हम आपको इजराइल की दिखा रहे हैं। शहर की तस्वीरें, रिहायशी इलाका है, लोग यहां रहते हैं, बेशक अपने दफ्तर के लिए निकल रहे होंगे लोग। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, ये आकर ये देखिए आग लगी है। यहां आकर दरअसल रॉकेट गिरा है, लगातार हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं इजराइल के शहरों में। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए चारों तरफ रॉकेट गिरने के बाद तहस नहस इमारतें मैं आपको दिखा रहा हूं, पिलर्स गिर गए, इमारत गिर गई। ये इजराइल की तस्वीरें हैं। इजराइल को भी नुकसान हो रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। इजराइल का कहना है कि क्या हमें जो नुकसान हो रहा है, हमारे लोग जो मारे जा रहे हैं, क्या ये देखिए पूरा इलाका, ये जो पूरी इमारत थी ये तहस नहस और बर्बाद हो गई है, ढह गई। इजराइल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, रॉकेट्स के हमलों के बाद इजराइल को जो नुकसान हुआ है। तो इजराइल का कहना है कि हम जवाब दे रहे हैं और हम अपने लोगों को मरने नहीं दे सकते। आइए अब आपको सुनवाते हैं खुद इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ क्या कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि कोई अगर हम पर हमला करेगा तो हम अपने लोगों को बचाएंगे और दुश्मन को तबाह भी करेंगे। सुनिए जरा। חמאס עשה שגיאה חמורה שהוא החליט לירות על מדינת ישראל, וצה"ל יצא להתקפה שבמהלכה אנחנו פועלים על בסיס תוכניות שהכנו מראש, ויש לפנינו עוד מספר שלבים שמוכנים. אנחנו תוקפים בעוצמה רבה שכוללת הישגים רבים שהובילו לפגיעה משמעותית מאוד במערך הייצור של חמאס וגאפ באמצעי לחימה שיקח הרבה מאוד זמן. זה מאמץ חשוב כי כולנו מגינים על אזרחי מדינת ישראל, ואלה ימים לא קלים לאזרחי מדינת ישראל. אני מקבל מהם חיזוקים ואני רואה את כוח העמידה שלהם, אבל אני מוצא את ההזדמנות לחזק אותם ולהביע הערכה כלפיהם, ואנחנו נעשה הכל כדי להגן עליהם באופן המוצלח ביותר. तो हमास के हमले में सिर्फ इजरायली नहीं मारे जा रहे, बेशक इजराइल के हमले में हमास के आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। हमास के हमले में हिंदुस्तानी नागरिक भी मारी गई। सौम्या संतोष जो इजराइल में काम करती थी, उनका पार्थिव शरीर
आज इस ताबूत में हिंदुस्तान लाया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको भारत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सौम्या संतोष जो इजराइल में नर्स थी और हमास के हमले में उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सौम्या संतोष की तस्वीर है, ये उनके पति और ये उनका बच्चा है। सौम्या संतोष की पूरी जिम्मेदारी इजराइल उठाने को तैयार है। इजराइल ने कहा है कि उनके परिवार की पूरी देखभाल खुद इजराइल करेगा। तो सवाल यही है कि अगर आपके देश का नागरिक मारा जाता है तो आप बदले में क्या करेंगे? आप बदले में दुश्मन को मारेंगे, यही सवाल है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर हमास ने अब तक क्या क्या हमले किए हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसका जवाब इजराइल ने दिया है। हमास ने अब तक जो हमले किए हैं, ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये सब हमास के हमलों की तस्वीरें। अब तक 2300 रॉकेट हमास ने दागे, 2300 रॉकेट हमास दाग चुका है। न सिर्फ 2300 रॉकेट, 24 घंटे में 200 रॉकेट हमले किए हैं। सोचिए, 24 घंटे में 200 रॉकेट से हमले इजराइल पर किए गए हैं। 100 जो हमले थे खुद हमास के आयरन डोम ने गिरा दिए। जो इजराइल का आयरन डोम है उसने 100 उनके वार गिरा दिए हैं। और इसके बाद देखिए 30 मिस फायर होकर गाजा में गिर गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमले हुए हमास से 30 मिस फायर होकर गाजा में गिरे। होता क्या है, जब गाजा में मिस फायर होकर गिर गए तो वहीं फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है और उनकी जानें चली जाती हैं। यह दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमास इस तरह के हमले कर रहा है, इजराइल पलटवार कर रहा है। उसी तरह से जैसा आपको याद होगा हिंदुस्तान में उरी अटैक हुआ था। आपको याद होगा हिंदुस्तान में उरी अटैक हुआ था। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उरी अटैक की। उरी अटैक 2016 में हुआ। उरी अटैक डेडलीस्ट अटैक माना जाता है 2 दशक का, यानी 20 साल का सबसे बड़ा अटैक था ये। और आपको बताएं कि इसके बाद भारत ने भी कड़ा जवाब दिया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की इसके बाद। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। भारत ने कड़ा जवाब दिया और तभी सर्जिकल स्ट्राइक की सितंबर के महीने में आतंकी ठिकाने पर स्ट्राइक की थी और एलओसी पीओके में लगभग कई आतंकियों को ढेर किया था। 35 से 70 आतंकियों को इस दौरान ढेर कर दिया गया था। यह हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक थी, हिंदुस्तान का जवाब था पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद क्या वक्त है कि अंदर घुसकर मारने का वक्त आ गया है। सवाल यही है कि आखिर क्या अब अंदर घुसकर मारना होगा? आइए अब आपको दिखाते हैं, वो सुरंग दिखाते हैं हम आपको जिसमें हमास के आतंकी छिपे होते हैं। वो सुरंगें खास एक्सक्लूसिवली आपके लिए तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सुरंग देख रहे हैं, टनल, ये जो सुरंग है इसके अंदर हमास, ये देखिए टनल के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास के आतंकी बैठे हुए अंदर, हमास के कमांडर बैठे अंदर। ये टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सुरंगें दरअसल फिलिस्तीन से लेकर इजराइल तक होती हैं और उसके बाद इन्हीं टनल्स को उड़ाया भी है खुद इजराइल ने। ये टनल्स अगर हम फुल तस्वीरें दिखाएं, देखिए जरा किस तरह की सुरंगें होती हैं। अगर दर्शक हमारे देखें कि ये जो सुरंग है ये पूरी देखिए निकल रही है। ये जो सुरंग है ये यहां से इजराइल तक पहुंचती है और इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास के आतंकी इजराइल में दाखिल होते हैं। इन्हीं सुरंगों के जरिए हथियार पहुंचाए जाते हैं, इन्हीं सुरंगों के जरिए अपहरण करके लोगों को लाया जाता है और इन्हीं सुरंगों में छिपे हुए हैं हमास के आतंकी, जिनको टारगेट किया है खुद, जिन पर हमला किया इजराइल ने। जी हां, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस टनल की तस्वीरें हैं, उस सुरंग की तस्वीरें हैं जिसमें हमास के आतंकी छिपे हैं। अभी इससे पहले मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई थी वो पिक्चर भी इसी टनल की थी कि टनल के पास कैसे बच्चों का स्कूल था, उसके पास कैसे मस्जिद थी 60 मीटर की दूरी पर। तो ऐसे ही टनल्स में ये छिपे होते हैं और इन टनल्स को अब टारगेट करना बड़ा चैलेंज होता है इजराइल के सामने। तो ये आतंकी संगठन कैसे वहां फल फूल रहा है, तस्वीरें देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। इसी के अंदर से हथियार फिलिस्तीन से इजराइल और इजराइल से फिलिस्तीन आते हैं, यहीं से आतंकी दूसरी जगह पर दाखिल होते हैं। लेकिन अब ये देखिए सुरंग निकली। अब इस सुरंग को कैसे उड़ा दिया इजराइल ने, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इजराइल ने एक माइंड गेम खेला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तस्वीर देखिए सुरंग को कैसे उड़ाया जिसमें हमास के आतंकी थे। बाकायदा एक एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू विमान था उसमें हथियार लगाए गए, उसमें वेपन्स लगाए गए। उसके बाद उसने उड़ान भरी और जाकर चुनकर उसी टारगेट पर उस टनल को उड़ा दिया है। ये पूरी टनल थी, इस टनल को उड़ा दिया। ये कैसे संभव हुआ ये मैं आपको बताऊं। दरअसल इजराइल ने कहा कि वो अपनी आर्मी भेज रहा है, कहां? गाजा की तरफ, हमास की तरफ।
इस दौरान हमास ने अपने आतंकियों को टनल में भेज दिया और इजराइल ने टनल को टारगेट कर टनल ध्वस्त कर दी। यानी सारे आतंकी उस वक्त मौजूद थे टनल के अंदर और जब इजराइल ने उन्हें टारगेट किया तो वो टनल में ही दब गए और 30 से ज्यादा आतंकी उसी टनल में दबकर मर गए हैं। यह सब संभव हुआ, यह सब मुमकिन हुआ इजराइल के जरिए। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं, एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान की तस्वीर। यहां भी ऐसे ही टनल है, ये देखिए, ये जो सुरंगें यहां मिलती हैं, ये जो टनल यहां मिलती है, ये भी पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में एंट्री की टनल होती हैं। ये जो सुरंगें बनाई जाती हैं इसमें आतंकी छिपे होते हैं। इन सुरंगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कई बार पकड़ लेती हैं, कई बार आतंकी निकलते भी हैं। देखिए बारूद, गोला बारूद भी इन सुरंगों से निकलते हैं। ये लंबी टनल मैं आपको दिखा रहा हूं, पिछले दिनों जो मिली, ये बहुत लंबी सुरंग थी जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के उस पार से इस तरफ आतंकी आते हैं। ठीक उसी तरह जो सुरंग मैंने आपको दिखाई, हमास के आतंकी इजराइल की तरफ आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर फुल स्क्रीन में तस्वीरें दिखाऊं टनल की, ऐसी ही सुरंगें, न जाने कितनी सुरंगें दरअसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान खोदी गई हैं, बाकायदा दाखिल होने के लिए, घुसने के लिए। ये इससे साफ पता चल रहा है। दो तस्वीरें देखिए जरा, हमास के टनल की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और हिंदुस्तान के बीच जो टनल खोदी गई है वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों टनल देख लीजिए। यानी वही काम हमास करता है, वही काम पाकिस्तान के आतंकी करते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी आतंकी इन सुरंगों से घुसते हैं और दूसरी तस्वीर देखिए कि हमास के आतंकी इजराइल में इन सुरंगों के जरिए घुसते हैं। हमास ने इन सुरंगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। उसी तरह भारत भी इन सुरंगों को पकड़ता जरूर है, लेकिन आतंकी कई बार घुसकर हमले को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, नेतन्याहू यानी खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत नजदीकी नजर रखी हुई है क्या कुछ हो रहा है। देखिए जरा, पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। नेतन्याहू बाकायदा पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करते हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत नजदीक से नेतन्याहू पूरी ऑपरेशन को मॉनिटर करते हैं। ठीक उसी तरह आपको याद होगा जिस तरह खुद जब उसामा को मारा गया था और उस वक्त कैसे मॉनिटर कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति, नेतन्याहू देखते हैं कि कैसे टारगेट किया जा रहा है हमास को। नेतन्याहू की पूरी नजर वॉर रूम से होती है हर एक चीज पर कि हम एक एक चुन चुनकर बदला ले रहे हैं या नहीं। ये नेतन्याहू लगातार कर रहे हैं। अगर फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाऊं मैं नेतन्याहू की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें हैं जो अपने वॉर रूम में बैठे हुए। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए, वॉर रूम में बैठे हैं और एक एक चीज पर नजर रख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। वो बाकायदा करीबी नजर रखे हुए हैं कि आखिर कैसे इजराइल के जरिए हमास को सबक सिखाया जाए। और आइए अब आपको बताता हूं मैं कि नेतन्याहू का माइंड गेम है क्या। यह समझने का है कि नेतन्याहू का माइंड गेम क्या है। हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन ऑल आउट, हमास के खिलाफ है इजराइल का ऑपरेशन ऑल आउट। दरअसल इजराइल जानता है कि सीज फायर की कोशिश शुरू हो चुकी है। इजराइल को पता है कि चारों तरफ से दबाव बन रहा है कि इस वक्त युद्ध को रोक दिया जाए, जवाब ना दिया जाए और इस प्रेशर को ज्यादा वक्त तक टाला नहीं जा सकता है। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के माइंड गेम की चर्चा हो रही है। माइंड गेम क्या है? इजरायली प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जब तक सीज फायर हो, इससे पहले ही आतंकी संगठन हमास को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। यानी चारों तरफ से दबाव बने और मुझे रुकना पड़े, उससे पहले मैं अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दूं। इजराइल के हमले में हमास के कब्जे वाला गाजा पट्टी का इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। इजराइल इतना आक्रामक है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने थल सेना भी मोर्चे पर तैनात कर दिए और कभी भी इससे बड़ा एक्शन कर सकता है। हमास ने कई साल बाद इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया है, लिहाजा इजराइल उसे बख्शने के मूड में नहीं है। नेतन्याहू ने पहले ही बयान देकर यह साफ कर दिया था कि हमास को इस बार भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल सैन्य रूप से महाशक्ति है और अमेरिका और पश्चिमी देशों से उसके बहुत बेहतर संबंध हैं। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बातचीत खुले दिमाग से हो। इसके लिए हमें अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा।
डिप्लोमेसी के लिए समय मिलना चाहिए। यही वजह है कि इजराइल का रुख और आक्रामक हो गया है और जब तक बातचीत से मामले के हल की बात आगे बढ़े उससे पहले ही वो मामला निपटा देना चाहता है, यानी हमास को नस्तनाबूद कर देना चाहता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान को भी सबक लेना होगा इजराइल से कि कैसे आखिर आतंकियों का निपटारा करना है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमास कि आतंकियों को इजराइल ने कैसे तबाह और बर्बाद कर दिया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हमास के आतंकी हैं, ये हमास के आतंकी हैं, कमांडर्स हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया। 30 से ज्यादा कमांडर अब तक हमास के ढेर किए जा चुके हैं। ये सब छिपे थे गाजा में, जिनको चुन चुन कर इजराइल ने ढेर किया है, यानी इजराइल ने बदला लिया है। सवाल यह है कि आखिर हम कब बदला लेंगे, हम अपने आतंकियों से बदला कब लेंगे। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो देखिए। इजराइल ने तो बदला ले लिया, हिंदुस्तान में जो के खिलाफ जो साजिशें रच रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं वो ये चेहरे हैं। हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। इन चेहरों से हिसाब किताब बराबर कब होगा, बड़ा सवाल यह है। और इनसे अगर हिसाब किताब बराबर करना है तो उसका एक ही तरीका है कि इजराइल मॉडल अपनाना होगा और इन्हें घर में ही सबक सिखाना होगा, जहां ये पाकिस्तान में अपने बिल में छिपे बैठे हैं। तो इजराइल से सीख लेने की जरूरत है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चीन की और बात करते हैं वायरस की, क्योंकि लगातार अब दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये चीन का जनक, चीन के जरिए जना गया है, यानी चीन के जरिए इसकी उत्पत्ति हुई है। चीन ने कैसे इसकी उत्पत्ति की, ये साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब ये वायरस आया तो सबसे पहले आपको एक शिगुफा छोड़ के बताया गया। ये चीन का वेट मार्केट है। देखिए सांप बिक रहे हैं यहां, जंगली जानवर जिंदा बिकते हैं। ये है चीन का वेट मार्केट। कहा गया इस वेट मार्केट से निकला है वायरस। इस वेट मार्केट से जहां जंगली जानवर जिंदा बेचे जाते हैं यहां से निकला है ये वायरस। लेकिन ये महज शगुफा था। ये वेट मार्केट बंद कर दिया गया, ये वेट मार्केट बंद कर दिया गया और इसके बाद एक और शगुफा छोड़ा गया। ये बताया गया सिर्फ लीपापोती करने के लिए कि हो सकता है ये चमगादड़ से आया हो। जी हां, कहा गया कि हो सकता है ये वायरस चमगादड़ के जरिए आया हो। तो पता चला अलग अलग शहरों में चमगादड़ों को मारा जाने लगा। यानी चीन अपने बचाव में ये सारी थ्योरीज गढ़ रहा था क्या, यानी वेट मार्केट के बाद चमगादड़ों के ऊपर टारगेट किया गया। क्या ये वायरस चमगादड़ से निकला है? WHO ने अपनी तरफ से रिसर्च भी की, उसमें क्या आया ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं, न सिर्फ चमगादड़, एक और जानवर है जिसके ऊपर टारगेट किया गया, वो है पेंगोलिन। ये मैमल है। पेंगोलिन पर आरोप लगाए गए कि यह वायरस इस पेंगोलिन के जरिए आया है, लेकिन जांच में पाया गया यह बहुत सामान्य और बहुत सीधा जानवर होता है। पेंगोलिन के ऊपर इल्जाम जरूर लगाए गए लेकिन इसमें तथ्य नहीं मिले। न सिर्फ ये बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जब सच बोलना शुरू किया तो चीन की पोल खुल गई। वो बड़े साइंटिस्ट खुद चीन में थे, चीन में रहने वाले साइंटिस्ट जो अब अपनी जान बचाने के लिए चीन से भागे क्योंकि उन्होंने सच बता दिया। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ली मेंग यांग जो कि चीनी साइंटिस्ट हैं और न्यूयॉर्क चली गई। दूसरे निकोलस वेडे जो कि ब्रिटिशर हैं, ऑथर हैं, जिन्होंने लिखा है कि खुद चीन के अंदर से ये वायरस निकला है। सवाल ये है तो फिर ये वायरस निकला कहां से? क्या ये वायरस वुहान की लैब से निकला है? सवाल यही है, क्योंकि चमगादड़ की बात हो गई, वेट मार्केट की बात हो गई, पेंगोलिन की बात हो गई। अगर वहां से नहीं आया तो क्या इस वुहान लैब से वायरस आया है? इसी वुहान लैब में वायरस बना है? ये दावे अब कर रहे हैं साइंटिस्ट, ये दावे कर रहे हैं ऑथर। देखिए जरा रिपोर्ट। दुनिया पर चीनी वायरस का कहर कब तक? वुहान वायरस पर कब तक झूठ बोलेगा ड्रैगन? दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने खोली चीन की पोल।
चीन का तीसरे विश्व युद्ध का हथियार कोरोना। 2019 में चीन से शुरू हुई कोरोना महामारी दुनिया भर में कहर बरपा रही है। चीनी वायरस अब तक 33 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जबकि 16 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन चालबाज चीन इस वायरस को लेकर शुरू से ही दुनिया से झूठ बोल रहा है। अब दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने साफ साफ कहा है कि लैब से वायरस लीक होने की थ्योरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वुहान लैब से वायरस लीक की दलील को खारिज नहीं किया जा सकता। इस मामले में अभी और जांच की जरूरत है। वायरस की शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्वतंत्र जांच हो। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हाथ लगी सीक्रेट फाइल से साफ है कि चीन ने इसे जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया था। सीक्रेट फाइल में चीनी अधिकारियों ने कहा कि एक ताकतवर जैविक हथियार दुश्मन देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, और इस वायरस ने पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को तबाह कर दिया। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रॉबर्ट पॉटर को सीक्रेट फाइल की सच्चाई जांचने की जिम्मेदारी दी गई थी। पॉटर का दावा है कि फाइल जाली नहीं, असली है। इसके बाद चीन की लैब से कोरोना वायरस निकलने का दावा और मजबूत हो गया है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या गलती की है, यह आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली गलती यह की कि जांच में 13 महीने की देर कर दी WHO ने। यह दुनिया के टॉप साइंटिस्ट का कहना है कि WHO की पहली गलती। दूसरी गलती यह कि चीन पर भरोसा कर लिया WHO ने, जो चीन ने कहा वो मान लिया WHO ने। तीसरी गलती यह कि वायरस लीक थ्योरी की जांच नहीं की, यानी WHO गया जरूर, लेकिन ये जो लीक हुआ वुहान की लैब से वायरस, इसकी जांच WHO ने नहीं की। चौथी गलती ये कि जैविक हथियार एंगल से जांच नहीं की कि क्या ये बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है, क्या ये चीन की साजिश हो सकती है, क्या इस वायरस को चीन ने बनाया, इसकी जांच नहीं की। वायरस की उत्पत्ति का जवाब नहीं है कि आखिर ये वायरस कहां से पैदा हुआ, इसका जवाब नहीं है खुद WHO के पास। आइए अब आपको बताते हैं कि बाइडेन की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि व्हाइट हाउस क्या व्हाइट हाउस को पता था, क्या अमेरिका को पता था कि क्या हो रहा है। सवाल यह है, क्या अमेरिका को इस बात की जानकारी थी कि आखिर कोरोना वायरस तैयार हुआ है खुद चीन में? क्या अमेरिका को पता था? क्या डॉक्टर फाउची, क्या व्हाइट हाउस को इस बात की जानकारी थी कि वायरस दरअसल यहीं तैयार किया गया है? यह सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर फाउची, जी हां, जो खुद मेडिकल एडवाइजर हैं व्हाइट हाउस के, डॉक्टर फाउची को क्या इस बारे में जानकारी थी? डॉक्टर फाउची कौन है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डॉक्टर फाउची पर आरोप क्या लगे। डॉक्टर फाउची वही है जो व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर हैं। डॉक्टर फाउची को क्या लैब में जो कुछ बन रहा था वो जानकारी थी? आइए अब आपको बताते हैं डॉक्टर फाउची पर क्या आरोप लगे। सनसनीखेज खुलासा मैं आपको बताने जा रहा हूं। डॉक्टर फाउची पर जो खुलासा हुआ है वो ये है कि डॉक्टर फाउची आखिर चुप क्यों है। ये खुद मैं आपको बताऊं, डॉक्टर फाउची ये मेडिकल एडवाइजर हैं। डॉक्टर फाउची की चुप्पी संदेहास्पद है। पहली बात, उन्हें कोरोना की जानकारी हो सकती है, यह कहना है निकोलस वेड का। निकोलस वेड एक ब्रिटिश ऑथर हैं। उनका कहना है NIAID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीजेस के डायरेक्टर है फाउची की इसी संस्था ने रिसर्च में फंडिंग की। चीन में जो रिसर्च हुई उसकी फंडिंग की गई। NIAID के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फाउची। निकोलस ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर फाउची चुप हैं। कोरोना वायरस पर क्या उन्हें सब कुछ पता है? आइए अब आपको सुनवाते हैं निकोलस वेड का क्या कहना है, जिन्होंने संगीन और बड़े आरोप अमेरिका और डॉक्टर फाउची पर लगाए। सुनिए जरा। The virus right from the beginning was very well adapted to human cells. Now that could happen if the virus was grown in the lab in what are called humanized mice. These are mice that are genetically engineered to carry a human gene such that their airways are very like the airway in the human body. So this would explain the virus's adaptation to human cells. It's very hard to explain that on the natural emergence theory.
तो निकोलस वेट को आपने सुना। आइए अब आपको बताते हैं कि खुद हिंदुस्तान भी ये मांग कर रहा है कि चीन की वुहान लैब की जांच होनी चाहिए। सांसद मीनाक्षी लेखी कह रही हैं इसकी जांच की बात, सुनिए जरा। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन, मैं तो पहले दिन से ये बात कह रही हूँ कि आपको 2-3 चीज़ें समझनी है कि यूएन एजेंसी स्पेशली WHO के ऊपर जो है किस प्रकार का जो है कंट्रोल है, और वुहान वायरस को लेकर वुहान की पूरी लैब, बल्कि इसमें 2-3 बड़ी कंपनियों की भी जांच होनी चाहिए। तो मीनाक्षी लेखी भी कह रही है कि जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों चीन जांच से भाग रहा है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। आपको बताने जा रहे हैं कि ली जो साइंटिस्ट कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर हमारे शो में आपने सुनी थी, ली की बात, जो खुद चीन की साइंटिस्ट हैं, फिलहाल न्यूयॉर्क में है। खुद ली ने क्या कहा था? ली ने कहा था कि यह वायरस चीन में बना है, यह चीन का जैविक हथियार है। खुद ली ने कहा था कि चीन इसे झुठलाने की कोशिश कर रहा है और यह बाकायदा दुनिया को खत्म करने के लिए है। सुनिए जरा। I called it as unrestricted bioweapon project. China government actually have the best materials and knowledge about this. And also from SARS-1, they really realized that this is a good material to develop the non-traditional bioweapon, which means the mortality doesn't need to be high. It can be low, but the main result is it can be long-lasting in the society. It targets human very well, and it's invisible. अब सवाल यही है कि चीन की जिम्मेदारी तय होने का वक्त आ गया है। कोरोना वायरस या चीनी वायरस को लेकर चीन शुरू से ही शक के घेरे में। चीन ने कोरोना वायरस फैलने के बाद से ही इसकी जांच में किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया। जी हां, चीन ने इसे छिपाने की हर संभव कोशिश की। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं कि चीन की लैब से किसी हादसे के चलते यह जानलेवा वायरस फैला, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार करता रहा। WHO की टीम जब इसकी जांच के लिए चीन पहुंची तो उनको सहयोग करने में काफी टालमटोल की गई। आखिर उन्होंने वुहान में कोरोना वायरस के होने की बात की पुष्टि तो की, लेकिन उसकी उत्पत्ति के बारे में ठीक ठाक कुछ नहीं बता सके। लेकिन अब सीक्रेट फाइल से जिस तरह कोरोना वायरस के चीन के तीसरे विश्व युद्ध के लिए जैविक हथियार होने की बात सामने आई है, उसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों की अब मांग है कि चीन अब खुद अपनी बेगुनाही के सबूत दे, दुनिया के सामने पेश करे चीन की वो निर्दोष है। वो इस दावे को खारिज करे कि वुहान लैब से वायरस के लीक होने की थ्योरी गलत है और अब चीन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि उसने कोरोना वायरस पर शुरू से लेकर अब तक दुनिया की आंखों में धूल ही झोंकी है। आखिर वायरस कैसे पैदा हुआ, इसका जवाब अब तक चीन ने सही ढंग से नहीं दिया है। बहरहाल तो चीन की जिम्मेदारी तय हो, धीरे धीरे करके दुनिया के सामने यह हकीकत पूरी तरह से साफ हो जाएगी और चीन इससे भाग नहीं पाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान भी कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना के मामलों में फिलहाल कमी जरूर आई है। जो आंकड़े 4 लाख तक जा रहे थे, अब वो 3.5 लाख और 3,60,000 पर रुके हैं। सरकार भी अपनी तरफ से एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। देखिए रिपोर्ट। फुल एक्शन में प्रधानमंत्री। कोरोना टेस्टिंग पर खास जोर। वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक पर्दे के पीछे से कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुलकर मैदान में आ गए और एक के बाद एक लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में क्या हुआ इसकी जानकारी भी साझा कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और ICMR के वैज्ञानिक, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पीएम ने कोरोना के ताजा हालात का जायजा लिया। कई राज्यों में वेंटिलेटर्स के सही उपयोग नहीं होने पर चिंता जताई और कोरोना के आंकड़े नहीं छिपाने पर जोर दिया ताकि सही तस्वीर मिल सके। बैठक के बाद पीएम ने ट्वीट किया, आज की बैठक में कोरोना पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें कोरोना की जांच, स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट की तैयारी, गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर चर्चा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग ली। बाकायदा उसमें यह तय हुआ कि देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन दिए जाएं और इसकी पूरी कोशिश की गई और बाकायदा खुद ग्लोबल टेंडर जारी हो चुके हैं। आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं दुनिया में कोरोना में पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश, कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, जो इस मीटिंग में बातचीत हुई, कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, घर घर जाकर टेस्ट किए जाएं, यह उसमें शामिल है। गांव पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि इस तरह की खबरें हैं कि कोरोना गांव की तरफ रुख कर चुका है। देश भर में कैसे वैक्सीनेशन में तेजी ली जाए, ये लाई जाए, ये इस मीटिंग में बात हुई। और ऑक्सीजन आपूर्ति की मुकम्मल प्लानिंग हो कि अस्पतालों में वो स्थिति ना हो कि 1 घंटा और आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। मुकम्मल प्लानिंग की जाए ऑक्सीजन की आपूर्ति की और ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए। फिलहाल बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।